हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 के लिए मैथ क्लास लेकर आए हुए हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा अगर आप मैथ का प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 1 to 5 या 6 to 8 या 9 10 किसी भी वर्ग के लिए आप कर रहे हैं मैथ का तैयारी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितना भी हाई लेवल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें हाई लेवल ही क्वेश्चन बताया जाएगा और इसमें छोटा छोटा भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 1 to 5 के लिए भी हेल्प करेगा, 6 to 8 के लिए भी हेल्प करेगा, आपको 9 10 के लिए भी ये हेल्प करने वाला है। इसमें जितना भी आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठाकर देख सकते हैं, उसमें जो भी 9 10 का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब एक दूसरे में देखने को मिल जाता है। 9 10 वाले क्वेश्चन 6 to 8 में भी देखने को मिल जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो 1 to 5 में भी देखने को मिल जाता है, इसलिए सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप अपना लेवल हाई कीजिए, ऑटोमेटिक आपको नीचे वाला जो भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं सब अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पतंग है जो कि 30 मीटर ऊंचाई पर क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अब ये जो 30 मीटर दिया हुआ है, ऑब्वियस है कि जमीन से 30 मीटर ऊंचे पर एक पतंग उड़ रहा है। जब जमीन से 30 मीटर ऊंचे पर पतंग उड़ता है तब पतंग कभी भी खाड़ा ऊपर की तरफ नहीं उड़ता है, तिरछा उड़ता है, सभी को पता होगा। पतंग से जमीन तक की डोरी की लंबाई दिया हुआ है, पतंग से डोरी की जो लंबाई है वो 60 मीटर का दिया हुआ है। ये मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, मतलब पूरा डोरी क्या है, टाइट है। तो जमीन पर पतंग का उन्नयन कोण बोला गया है। उन्नयन कोण बहुत बार बता भी चुके हैं। अब देखिए, जब भी यहाँ पे मान लेते हैं कि पतंग अगर उड़ रहा है, अगर यहाँ पे पतंग है जो कि उड़ रहा है, तो पतंग का डोरी कुछ इस प्रकार का होगा। पतंग का डोरी कुछ इस प्रकार का होगा। पतंग तो ऐसे पूरा सीधा ऊपर की तरफ नहीं उड़ता है ना, तो ये पतंग का डोरी होगा। अब मान लेते हैं कि यही क्या है, जमीन है, ये अर्थ है, और इस अर्थ पे यहाँ पे ये डोरी को क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। अब बोला गया पतंग जमीन से कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो ये पतंग का जमीन से ऊंचाई है, क्योंकि लंबवत यहाँ पर मान के चलेंगे कि ये लंबवत ही रहेगा। तो ये ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 30 मीटर का, और ये डोरी की लंबाई भी दिया हुआ है। डोरी की लंबाई कितना दिया है, 60 मीटर दिया हुआ है। तो बोला है उन्नयन कोण किसको कहते हैं, जब यहाँ से इसको देखते हैं तो ये जो कोण बनता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। इसको मान लेते हैं थीटा, यही कोण हम लोग को निकालना है। अब इसमें कॉन्सेप्ट किसका आता है, तो त्रिकोणमितीय रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, त्रिकोणमितीय रेशियो का कॉन्सेप्ट आता है। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे पहले त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में। तो त्रिकोणमितीय रेशियो, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक अनुपात या रेशियो हम लोग बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है। अब ये त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लोग लिखते हैं, रेशियो लिखते हैं, ये किस त्रिभुज के लिए होता है, तो ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। जिसका समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसी को हम लोग क्या कर, उसी में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। मान लेते हैं कोई एंगल, यहाँ पर ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। सबसे पहले जानकारी ले ले कि जो ये 90 डिग्री के सामने वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। जो 90 डिग्री के सामने रहेगा उसको हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो थीटा के सामने होता है उसको हम लोग, थीटा के सामने वाला को हमेशा लंब कहते हैं। थीटा के सामने वालों को हमेशा हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और जो बच जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आधार के नाम से जानते हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। हाँ,
एक बात ध्यान में आप रख सकते हैं कि कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और आधार को सभी को पता है कि इसको बेस कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एच से दर्शाया जाता है, इसको पी से दर्शाया जाता है, इसको बी से दर्शाया जाता है। क्लियर है। अब तीनों में रिलेशन भी पता होना चाहिए। तीनों में रिलेशन का मतलब क्या है? तो एक चीज सभी को पता होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। इससे तीनों में से किसी का भी मान निकाल सकते हैं, जो भी जिसका भी जरूरत हो। अब त्रिकोणमितीय जो अनुपात हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन हम लोग जानते हैं कि 6 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसका, साइन का। एंगल क्या लिए है, यहाँ वाला एंगल लिए है थीटा। तो इस एंगल के लिए ये लंब है। अगर एंगल यहाँ पे बना दे, अगर थीटा यहाँ पे बना दे, तो ये वाला मान लेते हैं अल्फा है, तो इस अल्फा के लिए लंब कोई पूछेगा तो ये लंब बन जाएगा। इसके सामने ये आ रहा है ना, तो अल्फा के लिए ये लंब बन जाएगा। और थीटा अगर ये वाला एंगल ले रहे हैं तो तब जाकर लंब क्या हो, उसके सामने वाला लंब कहलाता है, ठीक है। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स होता है, परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, जो सबसे बड़ा भुजा भी बोला जाता है, तो हमेशा कर्ण होता है। तो साइन का जो फार्मूला होता है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण होता है। लंब को शॉर्ट फॉर्म में पी से दर्शाते हैं, कर्ण को एच से दर्शाते हैं, तो पी बटे एच भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से कॉस होता है। तो कॉस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आधार बटे कर्ण के नाम से जानते हैं। तो आधार को हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बी से दर्शाते हैं, तो बी बटे इसको एच भी कहते हैं। आगे अगर चलते हैं तो आता है टैन थीटा। टैन थीटा को क्या कहते हैं, लंब बटे आधार कहते हैं। टैन थीटा को लंब बटे आधार कहते हैं। और लंब को हम लोग किससे दर्शाते हैं, पी, तो पी बटे क्या होता है, ये बी हो जाता है। अब इसमें जितना भी लिखेंगे इसका उल्टा होता है। कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बी बटे एच। उसके बाद आता है सेक। तो सेक थीटा, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस में क्या है, तो ये कर्ण ऊपर आ जाएगा, आधार नीचे चला जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में एच बटे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे गलती हो गया, बी बटे पी। अब एक ही बच गया कॉसेक थीटा, जिसका ये साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण यहाँ पे देख सकते हैं, तो कर्ण को एच के द्वारा से, लंब को पी से, तो एच बटे पी हो जाएगा। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ज़्यादातर हम लोग ये 3 यूज करते हैं, साइन कॉस और टैन, ये 3 ज़्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, तभी जाके हम लोग त्रिकोणमितीय रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, कर्ण, जो कि हमको दिया हुआ है। और थीटा का सामने वाला को क्या कहते हैं, लंब। तो देखिए, लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो कौन सा अनुपात ले जिसमें लंब और कर्ण आ जाए, जो दिया हुआ है उसी का यूज करेंगे ना। तो कौन सा अनुपात ले जिसमें लंब, तो लंब और कर्ण कौन सा अनुपात में आता है, साइन में आता है। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कौन सा अनुपात लेंगे, साइन का अनुपात लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना है, 30 है, तो ऊपर में चला जाएगा 30, और कर्ण कितना है, 60, तो ये नीचे में आ जाएगा 60। और 30 से 60 2 मरतबे कटता है, ये कितना निकल के आ गया, 1/2। अब आपको ये त्रिकोणमितीय टेबल याद होना चाहिए। टेबल में सबका मान दिया रहता है। तो साइन थीटा 1/2, थीटा कितना कोण पे, साइन का कितना कोण पे 1/2 होता है, तो ये याद रखना है, 30 डिग्री कोण पे क्या होता है, 1/2 होता है। इसीलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो ये त्रिकोणमितीय टेबल आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप मान लिख सकते हैं। इसलिए थीटा 30 डिग्री पर कितना 1/2 होता है। तो यहाँ पर 1/2 दिया हुआ है, इसलिए एंगल का मान कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात का कुछ इंपॉर्टेंट नियम था, जो कि आपको यहाँ पर हम समझा दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब आते हैं तो प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 10 क्लास के बुक में शायद ये क्वेश्चन है, आप लोग भी खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बॉक्स में कितना शर्ट है, तो शर्ट रखा हुआ है 100, और उसमें से क्या है 88 जो है अच्छा है, 8 को कम, 8 जो उसमें कम दोष मतलब कम कम खराब है, लेकिन 4 को ऐसा है कि पूरी तरह से खराब है। देखो 100 में से 88 को पूरी तरह से अच्छा है, और 8 को थोड़ा कम खराब वाला है, और 4 को उसमें है जो कि पूरी तरह से खराब है। एक जिम्मी व्यापारी है, जिम्मी व्यापारी व्यवसाय करता है, वो सिर्फ अच्छे शॉर्ट को ही स्वीकार करता है। मतलब वो जो जब खरीदता है शॉर्ट लेता है उसमें से, तो सिर्फ अच्छे वाला शॉर्ट लेता है, खराब वाला नहीं। लेकिन जो सुजाता है वो अन्य व्यापारी है जो केवल उन्हीं शर्टों को अस्वीकार करती है, मतलब अस्वीकार मतलब नहीं लेना, ठीक है, उसी को नहीं लेती है, उसी को नहीं लेती है जिनमें 12 दोष होता है, मतलब जिसमें 12 दोष है। तो देखिए ये कितना ले सकती है, इस पर आते हैं पहले। तो 100 में से 12 दोष तो 4 ही वो है ना, तो ये 4 को छोड़कर इसी को अस्वीकार करेगी, इसको नहीं लेगी, बाकी वो ले सकती है, मतलब 88 + 8 को ले सकती है, मतलब 96 को ये ले सकती है 100 में से। बाकी 4 को ये नहीं ले सकती, इसलिए वो पूरी तरह से खराब वाला को अस्वीकार करती है। अब प्रायिकता किसका निकालना है, तो प्रायिकता निकालना है जिमी द्वारा स्वीकार न करने वाले का प्रायिकता निकालना है। तो जिमी द्वारा स्वीकार नहीं करने का प्रायिकता निकालना है। तो जिमी द्वारा कौन सा शॉर्ट नहीं लिया जा सकता, वो सिर्फ अच्छे वाला शर्ट ही लेता है, तो कौन नहीं ले सकता है, तो ये 8 वो और ये 4 वो नहीं ले सकता है। जिमी जो है ये 8 वो, ये भी कम दोष वाला, मतलब कोई दोष होगा तो लेगा ही नहीं, पूरा जो अच्छा होगा सिर्फ वही स्वीकार करता है, क्वेश्चन में दे दिया है, मतलब ये इसको नहीं ले सकता है। तो प्रायिकता का मतलब होता है कि जितना ऊपर उसका संख्या होगा, जो उससे जो जिसका प्रायिकता बोलेगा उसकी संख्या को ऊपर लिखते हैं, और कुल संख्या को क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। तो किसका प्रायिकता, नहीं लेने वाला का प्रायिकता, कौन नहीं ले सकता, ये 4 को और ये 8 को, ये इतना शर्ट को नहीं ले सकता है, तो इसकी संख्या कितना हो गया 12 को, तो इसकी संख्या को ऊपर लिखेंगे। और कुल शॉर्ट कितना है 100 है, तो 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 12 को 100 से भाग करेंगे तो 1 पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर 2 अंक पहले क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, तो 0.12 इसका प्रायिकता आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, अब दूसरा बोला गया सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने के प्रायिकता बोला गया। सुजाता कौन कौन शॉर्ट स्वीकार कर सकती है, तो अच्छा वाला भी ले सकती है, कम दोष वाला ले सकती है, मतलब जो ज़्यादा दोष है उसी को सिर्फ नहीं ले सकती है। मतलब स्वीकार करने का प्रायिकता निकालना मतलब ये 4 को छोड़ के वो सब ले सकती है। तो सुजाता जो है 4 को छोड़ेगी तो कितना ले सकती है 96, और टोटल शर्ट कितना है 100, तो बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसको भी दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 पर 2 जीरो है, तो 2 अंक पहले दशमलव आएगा, तो 0.96 हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया हुआ। देखिए एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा का लंबाई दिया हुआ है, एक 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, 3 भुजा दिया हुआ, तीनों भुजा के लंबाई दिया हुआ है। अब देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन दी, तीनों भुजा का लंबाई दिया, त्रिभुज के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि त्रिभुज कैसा है। अगर ये समकोण त्रिभुज होता तब क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाता, तो हम कैसे पता करेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो इसमें चेक कर सकते हैं, अगर इस छोटा दिया रहेगा तो बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा भुजा उसका स्क्वायर और 2 अन्य भुजाओं के वर्गों के वर्ग करके जोड़ने पर अगर उसके बराबर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज बनता है। सभी को पता है कि 12 भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अगर आ जाए लंब प्लस आधार के स्क्वायर के योग के, तो समकोण त्रिभुज होता है। अगर ऐसा नहीं तो समकोण, अब इसमें चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए चेक करने का तरीका क्या है कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। सबसे पहले कुछ भी तीनों में कॉमन है उसको कॉमन कर ले, इसको छोटा बना ले हमेशा। देखिए 42, 34 और 20 में सिर्फ 2 ही कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन करके तो यहाँ पर 21 बचेगा, 17 बचेगा और 10 बचेगा। तो अभी यहाँ पे क्या करना, इसको थोड़ा आसान बन गया, 21 का स्क्वायर अलग कर ले, 21 का स्क्वायर 441 हो जाता है, ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है। 17 का स्क्वायर 289 शायद होगा, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने पर 241, 441 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है, समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हमेशा पहले चेक कर ले कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज
नहीं होगा तभी जाके दूसरा मेथड से बनाना है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो सभी को पता है कि अगर समकोण त्रिभुज आता है तो क्या करते हैं, 1/2 गुने लंब गुने आधार करके आंसर निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज नहीं है तो हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीरोन सूत्र कहते हैं। नाम तो सुने ही होंगे, हीरोन सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ये जब तीनों भुजा दिया रहता है तो ये फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर कोई त्रिभुज है जिसकी लंबाई ए, बी और सी है तो इस केस में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये एस क्या होता है, तो एस जहाँ एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। अब जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमको एस चाहिए, तो सबसे पहले एस निकाल ले। तीनों भुजा दिया हुआ है तो 42 प्लस 34 प्लस 20/2। ये डायरेक्ट जोड़ के 2 से आप भाग कर सकते हैं। तो 42, 34 और 20 को जोड़ना है तो 40 और 30 जोड़ लेते हैं, 70, 70 अच्छे 76, 76 में 20 जोड़ेंगे तो 86, 96 हो जाएगा। 96/2 करेंगे तो 48 आ जाएगा। यहाँ से एस का मान निकल के आ गया। जितना फास्ट कैलकुलेट कर सकते अच्छा है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया में सबका मान रखेंगे तो एस का मान है 48। थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। एस माइनस ए करना है तो 48 में से ए घटाना है तो 48 में से 42 घटाएंगे तो 48 में से 42 घटाने पर क्या बचेगा, अभी अब तुरंत बताना है आप लोगों को। 48 में से 42 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। गुने एस माइनस बी करना है, मतलब 48 में से 34 घटाना है तो 48 में से अगर 34 घटाते हैं कितना बचेगा, 14 बचेगा। आई थिंक 14 ही बचेगा ना, 14 होगा। फिर 48 में से 20 घटाना है तो 48 में से जब 20 घटाएंगे ये कितना बचेगा, 28 बचेगा। अब इसका रूट निकालने के लिए इसको गुणा करके रूट मत निकालिए। इसका तरीका क्या है कि सबको गुणनखंड कर दे, बहुत आसानी से रूट निकल जाएगा। तो गुणनखंड में सोचना होगा कि कौन कितना का रूट हो सकता है। जैसे 48 तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख लेते हैं। 4 गुना 4 गुना 4 16 16 16 48 गुना 3 कर लेते हैं। ठीक, 4 से 4 एक निकल जाएगा। 6 को लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं। 14 को लिख सकते हैं 2 गुने 7 लिख सकते हैं। 28 को लिख सकते हैं क्या, तो इसको 2 गुने 2 गुने 7 लिख सकते हैं। अब देखो जोड़ा लगा ले, 4 का जोड़ा मिल गया, 3 का जोड़ा मिल गया, 2 का जोड़ा मिल गया, 7 का भी जोड़ा मिल गया और ये 2 का भी जोड़ा मिल गया। अब जोड़ा क्या होता है, रूट से बाहर निकलता है एक एक, तो 1 2 4 से 1 4, 3 2 से 1 3, 2 को 2 से 1 2, 2 को 7 से 1 7 और 2 को 2 से 2 7। अब एरिया आसानी से निकल गया। 4 के 12 बाद में 24 और 24 7 गुना के क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 24 में 14 से गुना कर ले ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये 326 के बराबर आ जाएगा। और ये मीटर में दिया हुआ 26 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हीरोन सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा जब वो समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तब। कभी कभी बेवकूफ़ बनाने के लिए क्वेश्चन क्या कर देता है, वो समकोण त्रिभुज ही देगा, बोलेगा नहीं समकोण त्रिभुज है, सिर्फ भुजा दिया रहेगा। अब भुजा जो रहेगा वो समकोण त्रिभुज का ही रहेगा। तो जो बच्चे जो स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनको तुरंत दिमाग में चला जाएगा कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये फार्मूला वो यूज ही नहीं करेंगे। और जिनको नहीं पता चलेगा वो क्या करेंगे, इतना बड़ा फार्मूला यूज करेंगे और टाइम उसमें बर्बाद करेंगे। इसलिए सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के लिए ये करना है कि सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये तो कहीं समकोण त्रिभुज तो नहीं है ना, तभी जाके अगर नहीं है तब ये फार्मूला यूज करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आ रहा है और बार बार हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर भिन्न के बारे में बोला, वही भिन्न निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन से हमेशा चलेंगे। अगर वही भिन्न ऑप्शन में निकालना है तो हमेशा ऑप्शन से चलेंगे। तो ऑप्शन चलेंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। बोला एक भिन्न का हर जो है
अंश से छोटा होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भिन्न को इस रूप में लिखते हैं x/y के रूप में, और ऊपर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाला को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। पहले इतना सभी को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न के नाम से जानते हैं। अब बोला है क्वेश्चन में जो हर है वो अंश से 2 अधिक है, अंश से 2 अधिक है, तो नीचे वाला ऊपर वाला से 2 अधिक होना चाहिए। तो देखिए नीचे यहाँ पर 5 है तो इससे 2 अधिक है, सही है, ये भी 2 अधिक है, ये तो 2 अधिक नहीं है, ये तो 2 कम दे दिया है। तो हर नीचे वाला कहते हैं वो अधिक होना चाहिए 2 गो, तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन आगे और भी हमेशा 2 कंडीशन दिया रहेगा, दोनों फुलफिल होना चाहिए, तभी जाके वो ऑप्शन सही होगा। सिर्फ एक कंडीशन देख के जल्दीबाजी में टिक करके नहीं निकल जाना है, ठीक है। अगला कंडीशन बोला है जो भिन्न है उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, दोनों का अगर योग निकालते हैं इतने के बराबर आएगा। पहले तो इसको पूर्णांक में दिया है, इसको पहले तोड़ लेते हैं। 15 × 30 30 4 34, तो ये क्या हो जाएगा, 34/15 हो जाएगा, ठीक। तो ये 34/15 है, तो ये दोनों किसका योग, तो भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। तो यही दोनों को चेक करना है, ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया है, तो ये भिन्न है और उसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा 5/3 होगा। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम 15 आएगा, तो ये आने का चांसेस बनता है। तो 5 ये 15 एलसीएम होगा, ये 3 बार में जाएगा, 3 3 9, और ये 5 बार में जाएगा, 5 5 25, तो ये आ गया। 9 में 25 जोड़ेंगे, ये 34/15 आ जा रहा है, मतलब ये ऑप्शन तो सही हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसलिए मोर देन 1 ऑप्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 5/7, इसको पलट के जोड़ना है तो 7 क्या हो जाएगा, 5। अब दोनों का एलसीएम ही कितना आएगा, 35 आएगा, तो ऐसे ही ये पॉसिबल नहीं होगा। 35 एलसीएम तो 35, तो नीचे में 15 आना है, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर सही होगा, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑप्शन से नहीं बनाएंगे तो टाइम टेकन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात किया जा रहा है कि एक 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 रुपये प्रति, मतलब 1 मीटर का दाम जो है 70 रुपये के हिसाब से लग रहा है। यहाँ पर कुल खर्चा भी दिया हुआ है, कुल खर्चा कितना इसको लग रहा है, तो 8,400 रुपये खर्च हो रहा है उसका कालीन। तक कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो कमरे की चौड़ाई कितना होगा। देखिए अगर कोई भी कमरा है, ये मान लेते हैं कि यही कमरा है, इस कमरे की लंबाई का बात करेंगे तो इस कमरे की लंबाई दिया हुआ है, इसी को लंबाई मान के चल रहा है, तो ये लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर का, ठीक। अब इसका चौड़ाई हमको नहीं पता है, चौड़ाई को हम x मान लेते हैं, ये चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। इसमें हम क्या करना है, कालीन बिछाना है, जो फर्श पर कुछ बिछाया जाता है ना, जिसका चौड़ाई का बात करेंगे उसका चौड़ाई दिया हुआ है। कालीन लेना है, जैसे कालीन ऐसे होगा ना, तो मान लो कि यही लंबाई का ऐसे कालीन होगा, यही कालीन को फर्श पर बिछाना है। ये बहुत लंबा होगा, इसके लंबाई के बारे में भी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इसके चौड़ाई के बारे में जानकारी है कि इसका जो चौड़ाई है, कालीन का चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर का चौड़ाई है, ठीक। अब देखिए जितना भी कालीन लग रहा है उसमें खर्च कितना रुपए हो रहा है, तो इतना रुपए खर्च हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लंबाई निकाल सकते हैं, कालीन की लंबाई, कितने लंबाई का कालीन लग रहा है, इसलिए जितना कालीन लगेगा उसका क्षेत्रफल और ये फर्श का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कि जितना फर्श का क्षेत्रफल है उतना ही में क्या करना है, कालीन को लगाना है। तो कालीन को उतना ही में लगाना है, कारपेट को उतना ही में लगाना है, ठीक। तो अगर हमको ये कारपेट जो बिछा रहे उसका चौड़ाई पता है, लंबाई निकालना है, तो इसका निकाल सकते हैं, इसलिए इसकी पूरा खर्च दिया हुआ है। तो देखिए अगर 1 मीटर लंबाई के प्राइस इतना रुपए है, तो हम मान लेते हैं कालीन का जो लंबाई है y है, तो कालीन का जो लंबाई होगा तो कितना मीटर होगा उसका खर्च यहाँ पे दिया हुआ है। अगर y मीटर का खर्च यहाँ पे दिया हुआ है, कुल खर्चा यही दिया है ना, तो y मीटर का ही खर्चा हुआ है, तो कुल खर्चा यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कारपेट बोले या कालीन बोले, कालीन की लंबाई। तो कालीन की लंबाई का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8400 को ये कुल खर्चा दिया हुआ है,
अगर 1 मीटर के खर्चे से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो कालीन के कुल लंबाई निकल के आ जाएगा। इसलिए कि यहाँ पे क्या है, 1 मीटर के लंबाई का खर्च दिया हुआ है, यहाँ पे इतना मीटर का लंबाई का खर्च, यहाँ पे कुल लंबाई का खर्च यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 मीटर का दिया है। तो 1 मीटर वाला से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो उसका कुल लंबाई निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 1, 7 दूना के 14, 1 0 120। तो कालीन का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। कालीन का जो लंबाई होगा क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। अब कुल कालीन का जो क्षेत्रफल होगा वही फर्श का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं कालीन का क्षेत्रफल बराबर होगा फर्श के क्षेत्रफल के, या कमरे का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। कमरे का क्षेत्रफल के, कालीन का क्षेत्रफल, तो इसका लंबाई पता चल चुका है कितना है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसलिए सब आयताकार ही है। तो लंबाई हो गया 120, लंबाई गुना चौड़ाई, तो चौड़ाई इसका कितना दिया, 75 सेंटीमीटर। अब देखिए सब के सब जब मीटर में है, ये सेंटीमीटर में नहीं छोड़ सकते, इसको 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। कमरे पर आ जाते हैं, तो कमरे के लंबाई कितना है, 15 मीटर है, और चौड़ाई को हम x माने तो गुना क्या कर दिए, x कर दिए। अब यहीं से x का मान सॉल्व कर लेना है। तो पहले 1 0 से यहाँ 1 0 कट गया, 5 से यहाँ पे काट सकते हैं, 5 से 2 मरतबे, ये 5 से काटेंगे तो 15 बचे क्या होता है, 75 होता है। इधर से इधर ऊपर से ऊपर काट सकते हैं बराबर की इस तरफ उस तरफ, और 2 से ये 12 कटेगा 6 मरतबे, तो यहाँ से x का मान क्या निकल के बचा, 6 मीटर। तो ये जो कमरा है, तो कमरा का चौड़ाई कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे चूंकि इसलिए भी लगा सकते हैं, सभी को पता है चूंकि 1 मीटर, चूंकि 70 रुपये बराबर 70 रुपये में, ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 70 रुपये में कितना, 70 रुपये में 1 मीटर हो रहा है, 70 रुपये में 1 मीटर, इसलिए 1 पर कितना हो जाएगा, 1/70। इसलिए हमको कितना पर निकालना है, इसलिए 84 मीटर में कितना लंबाई हो जाएगा, तो 1/70 गुने क्या हो जाता है, 84 आ जाता। तो यही आंसर निकल के, यही आंसर यहाँ पे निकल के आता, जो कि अभी यहाँ पे 120 मीटर लंबाई निकल के आया। तो ऐसे भी चूंकि इसलिए भी लिखते तो इसी प्रकार से निकलता। यहाँ पर ये 6 मीटर निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना और 11वें पद का 11 गुना बराबर है, तो उनके 8वां पद ज्ञात करना। सबसे पहले आज थोड़ा सा समझ लेते हैं समांतर श्रेणी के बारे में, तब जाके इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। समांतर श्रेणी हेडिंग डालेंगे सबसे पहले हम लोग, समांतर श्रेणी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा क्वेश्चन के थ्रू। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी के नाम से जानते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी, सबसे पहले एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। जब कोई श्रेणी हम लिखते हैं, श्रेणी का मतलब ही होता है कि हर एक पद में अगला पद के साथ कुछ ना कुछ संबंध दर्शाता है, एक फिक्स संबंध को दर्शाया जाता है, तो उसको हम लोग श्रेणी के नाम से जानते हैं। अगर हम 4, 7, 10, 13 लिख रहे हैं, तो ये एक कुछ ना कुछ रिलेशन है, एक फिक्स रिलेशन दिखेगा। क्या रिलेशन दिखेगा, तो हर एक में 3 का वृद्धि हो रहा है। तो समान संख्या का अगर वृद्धि होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 11, 15, 19, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें भी समान संख्या का वृद्धि हो रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है एपी में। तो जब भी समान संख्या का वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। इसीलिए इसका जनरल जो फॉर्म होता है, अगर हम लोग जनरल फॉर्म का बात करें, जनरल फॉर्म का बात करते हैं, तो पहला पद को अगर मान लेते हैं इसका ए है, पहला पद को अगर ए मानते हैं
तो उसका अगला पद एक समान संख्या जुड़ेगा डी, फिर इसमें एक समान संख्या डी जोड़ेंगे तो इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 3d हो जाएगा। तो ये किस में है, तो ये एपी में है, ये किस में है, एपी में है। इसका अंतिम पद भी अगर लिखना चाहे तो अंतिम पद कैसे लिखाएगा, ये तो कोई टेक्निकल एरर आया था यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग समझा रहे थे उसका जनरल फॉर्म लिख रहे थे एपी का, इसके पहले का शायद आप लोग लिख चुके होंगे लोग, जैसे एक बार यहाँ पर लिख देते हैं जनरल फॉर्म। तो अगर एपी का पहला पद को ए मानते हैं तो इसमें एक फिक्स टर्म जुड़ेगा ए प्लस डी, फिर इसमें एक और डी जुड़ेगा, फिक्स पद ही जोड़ते जाएंगे तो ए प्लस 2d हो जाएगा, इसमें फिक्स पद जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d हो जाएगा। वैसे ही इसका अंतिम पद क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ये पहला है, फर्स्ट वन है, ये सेकेंड पद है, ये थर्ड पद है, ये फोर्थ है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ये सेकेंड है तो डी के आगे 1 है, यहाँ पे थर्ड है तो डी के आगे 2 है, यहाँ फोर्थ है तो डी के आगे 3 है, मतलब एक कम है, जो सा पद लिख रहे हैं वहाँ पर यहाँ पर एक कम दिख रहा है। तो अगर अंतिम पद लिखेंगे, मान लेते ये एनवा पद लिखते हैं, कौन सा पद, एनवा पद लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक कम होगा एन से, तो एन माइनस क्या हो जाएगा 1 इंटू डी हो जाएगा, तो ये एनवा पद होगा। इसीलिए लिखा जाता है एनथ टर्म, एनवा पद या एनथ टर्म ऑफ एपी। तो एनथ टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा, इसको एन से दर्शाते हैं, किससे, एन से दर्शाते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। ठीक, वैसे ही एन यहाँ पर लिख सकते हैं एन पदों का योग, तो एक और फार्मूला निकल के आता है एन पदों का योग, मतलब एन पद को अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने का जो फार्मूला होता है वो होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसको एक और तरीका से लिखा जाता है योग निकालने का, पहला पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद को हम लोग एन से दर्शा रहे तो अंतिम पद यहाँ पे एन लिख सकते हैं, तो ये भी एसएन का एक फार्मूला होता है। दो फार्मूला यहाँ पे याद रख सकते हैं, योगफल का और ये एनवा पद का फार्मूला याद रख सकते हैं। अब इसमें जो डी आता है तो इस डी को, ए को तो कहते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म्स कहते हैं, और डी जो यहाँ पे होता है हम लोग सारे अंतर कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। एन को एनवा पद कहते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो एनवा पद के नाम से जानते हैं, एनथ टर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का सातवें पद का 7 गुना, मतलब 7वां पद को हम लोग किससे दर्शाएंगे, ए 7 से दर्शाएंगे, तो ये 7वां पद का 7 गुना, मतलब 7 गुना 11वें पद, तो 11वें पद को ए 11 से दर्शाएंगे कितना, 11 गुना। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हमको कौन सा पद निकालना है कि 8वां पद क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर ये दोनों बराबर है। तो अभी हम लिखना सिखाए, अभी हम एन का फार्मूला कि जो पद लिखना है, यहाँ पर जो पद लिखना है उसका फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1, मतलब यहाँ पर 7वां पद लिख रहे थे, यहाँ पर क्या आएगा 6d होगा, एक कम आता है। वैसे ही 11 गुण 11वां पद कैसे लिखेंगे, ए प्लस यहाँ पर एक कम लिखेंगे तो 10d लिखाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते 7a प्लस 7 छक 42d हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 11a प्लस 11 में 10 से गुना होगा तो 110d हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर सबको इधर लेके आते हैं, इसलिए कि ये इधर दिख रहा है कि ये इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो एक तरफ लेके आते हैं, एक तरफ सबको ख़त्म करते हैं। 11a में से 7a घटेगा प्लस 110d में से 42d घटेगा, अब बराबर इधर क्या बचेगा 0। तो 7 में से यहाँ पर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा
4a बचेगा 4a, और इसमें से अगर घटाते हैं तो ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, तो 68d यहाँ पे हो जाएगा बराबर 0। अब देखो इसमें से 4 पहले कॉमन होगा, 4 कॉमन करके हटा देते हैं तो a प्लस, अगर 68 में से 4 कॉमन कर लेते हैं तो ये 17d हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 तो इधर गुना में है, उधर जाएगा तो 0 के साथ भाग में जाएगा तो 0 ही रह जाएगा। तो ये असल में कौन सा पद है, यहाँ पे ध्यान दें। तो ये यहाँ पे 17 आया है, तो ये a प्लस 17d मतलब ये 18वां पद कहलाएगा। a प्लस 17d कौन सा पद कहलाएगा, ये 18वां पद का मान होगा, तो ये a 18 हो जाएगा। और a 18 बराबर कौन सा, यहाँ a 18 ही पूछा है, 8वां नहीं पूछा है, 18वां पद पूछा है, तो ये a 18 का ही मान पूछा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जब भी nवां पद का n गुना mवां पद का m गुना, nवां पद का n गुना और mवां पद का n गुना बराबर है, तो अगर कौन सा पद पूछे, n प्लस mवां पद पूछे, कौन सा पद पूछे, m प्लस nवां पद पूछे, उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। उसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मतलब क्या समझते, देखिए 7वां पद का 7 गुना, 11वां पद का 11 गुना, अगर दोनों बराबर दिया है तो ये 7 और 11 जोड़ दे, तो 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18वां, मतलब 18वां पद हमेशा ये क्या आएगा, 0 आएगा। इसका एग्जाम्पल भी लेकर समझा देते हैं। जैसे अगर 12वां पद का 12 गुना बराबर है 9वां पद का 9 गुना, अगर ये एक दूसरे के बराबर है, और 12 और 9 कितना होता है, 21, 12 9 21, अगर 21वां पद पूछेगा तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को ध्यान देना है, बस यही लॉजिक ध्यान में रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक तार को 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में लेपटा जाता है। एक तार है जिसका लंबाई तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इतना बोला गया है कि वो एक वृत्त बनाया जा रहा है। एक सीधा तार होगा, उससे मोड़ कर क्या कर देंगे, वृत्त बना देंगे। तो उसको मोड़ कर जब वृत्त बना रहे हैं, जो वृत्त बन रहा है, तो उस वृत्त का जो त्रिज्या बन रहा है, उस वृत्त का त्रिज्या का लंबाई कितना है, 28। लेकिन तार जो है एक्चुअल में तार कौन है, तो तार ये वाला है, ये वाला लंबाई तार है। इसी तार को फिर क्या करें, वृत्त से किस में बदल दे रहे हैं, तो इस तार को वृत्त से बदल के आयताकार बना दे रहे हैं। तो आयताकार नहीं, वर्ग बना दे रहे हैं। तो वर्ग का भी सारा बुझा सामान होता है। तो इस वर्ग की लंबाई निकालने के लिए बोला है कि इस वर्ग की लंबाई क्या होगा। देखिए जब ये तार है तो यही तार की लंबाई है, इसी लंबाई से ये वृत्त बनाया गया है। मतलब जो वृत्त के परिधि होगा वर्ग के परिमाप के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यही परिमाप हो, यही तार की लंबाई है, और जो वृत्त के परिधि है वही इसके लंबाई है। दोनों लंबाई समान है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि वृत्त की परिधि जो होगा बराबर होगा वर्ग के परिमाप के। इसलिए दोनों के दोनों तार है, तार से सेम आकृति बनाया जा रहा है। यहाँ पे लंबाई में परिवर्तन करके आकृति बना रहे हैं। जब आयतन में परिवर्तन करके सेम चीज से दूसरा चीज बनाते हैं, दोनों का आयतन समान होता है। ठीक, तो यहाँ पर वृत्त के परिधि का बात करते हैं। वृत्त के परिधि का सभी को फार्मूला पता है, क्या होता है, 2πr होता है, और वर्ग के परिमाप का 4 गुने भुजा होता है। तो 2π का मान लिखना है तो 22/7 लिख देते हैं। r दिया हुआ है कितना है, 28 है, बराबर 4 गुने भुजा ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो 7 से 28 कटेगा 4 मरते हुए, ये 4 से इधर काट सकते हैं। तो a का मान कितना आ गया, 22 गुना के 44, ये 44 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से करेक्ट आंसर जो हो गया ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, पूछा कि x के किस मान के लिए सही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे, ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से ही बनाएंगे। ऑप्शन से बहुत आसानी से इस प्रकार क्वेश्चन बन जाता है।
कि ऑप्शन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो देखिए ऑप्शन में 1 और -1 दिया हुआ है, ऑप्शन में 1 और -1 दिया हुआ है। अब चेक कर लेते हैं कि 1 पर सही है कि नहीं है। तो यहाँ x की जगह 1 रखें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे ही करेंगे। यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1/1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 ही रह जाएगा। 2 में से फिर 1 घटेगा, 1 बचेगा, 1/1 1 ही रह जाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा, तो ये 1 ही। तो x की जगह अगर 1 रखते हैं तो इधर भी 1 ही आ जा रहा है, मतलब 1 तो सही है, 1 क्या है, सही है। अगर -1 रखते हैं तो x की जगह -1 रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 - 1/3 आएगा, तो ये घटेगा तब 5 क्या बचेगा। थोड़ा सा लिख देते हैं, चलिए इसको हम लोग 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब यहाँ x की जगह ही -1 रखना था, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो 2 - 1/2 माइनस 1/3। अब 2 में से 1/3 लिखेंगे तो ये डायरेक्ट थोड़ा सा लिखते हैं, जल्दी होगा। तो 2 - 1/2 में से 1/3 घटाएंगे, 3 दूना के 6, मतलब 5 क्या होगा, 3 होगा। अब ये पलटेगा तो ऊपर 3 चला जाएगा, तो 1/2 माइनस 3 कितना, 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना के 10, और 10 में से 3 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये बच जाएगा 1/5 दूना के 10 में 7/5 बच जाएगा। तो 5 को ऊपर ले जाएंगे तो समान तो आ नहीं रहा है, तो -1 पे ये सही नहीं हो रहा है, 1 पे सही हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये कुछ सोचेगा कि यहाँ पर 1 1 2 बार क्यों दिया हुआ है। देखिए 1 1 देने का रीज़न क्या है कि इसको जब बेसिक मेथड सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, और जब द्विघात समीकरण बनेगा तो उसका समान मूल आएगा, समान मूल जो आएगा वो 1 1 आएगा, इसलिए 2 बार 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है कि त्रिज्या r वाले एक वृत्त के थीटा कोण वाले त्रिज्य खंड के बारे में बोला गया है। त्रिज्य खंड का अगर बात करते हैं तो त्रिज्य खंड के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये एक वृत्त का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, एक ये वृत्त का पार्ट होता है, जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। यहाँ हेडिंग पर याद डाल देते हैं त्रिज्य खंड, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर के नाम से जानते हैं। एक मान लेते हैं कि ये एक वृत्त है, ये तो उतना गोल नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वृत्त में से इसका एक केंद्र होगा, इस केंद्र से जब इस वृत्त का कुछ हिस्सा काट के निकाला जाता है, ये जो मान लेते हैं कि हिस्सा वृत्त से काट के निकाला गया, इसी हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं। इसका त्रिज्या अगर r है और ये यहाँ पे एंगल बनाता है, अगर ये एंगल थीटा है, तो इसी त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr² इंटू πr²। अब इसी के मैच करके देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा है। यहाँ से इसको ऊपर भी लिख सकते हैं थीटा, एक पाई पहले लिखा था, पाई को लिख सकते r² इंटू θ/360। तो आप देख सकते हैं खुद इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए और भी ऑप्शन चेक करना जरूरी है। यहाँ पर ऊपर में 2 लिखा हुआ है, तो ये 45 आ जाएगा, नहीं होगा, ये भी ये 360 होगा, ये सब भी नहीं हो रहा है, बस यही हो रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक ही हो रहा है। कभी कभी क्या करता है, ऊपर नीचे 2 से गुना करके क्या करेगा, कंफ्यूज करने के लिए दूसरा ऑप्शन दे देता है, इसलिए चेक करना जरूरी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात दिया हुआ है, 2 व्यक्ति का, और उनके खर्चों का भी अनुपात दिया हुआ है। तो प्रत्येक के मासिक बचत, मतलब दोनों का मासिक बचत सेम है, बचत दोनों 2000 कर रहा है, तो उनकी मासिक आय पूछा हुआ है। देखिए सभी को पता है कि जो बचत होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो अगर बचत का हम लोग फार्मूला का बात करते हैं
बचत जो होता है आय में से क्या करते हैं, अगर आय में से हम किसको घटा दें, खर्च को घटा देते हैं तो वही क्या होता है, बचत होता है। आय में से खर्च को घटा देते हैं तो वही हमारा क्या हो जाता है, बचत होता है। तो देखिए दोनों का यहाँ पे आय दिया हुआ है, आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7 दिया हुआ है। अगर खर्च का अनुपात देखेंगे तो भी दिया हुआ है, खर्च का अनुपात कितना दिया, 4:3 हुआ है। दोनों का बचत सेम हो रहा है तो आय में से खर्च को घटाते तो बचत होता है। तो यहाँ पे घटाएंगे अगर तो 9 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 9 में से 4 घटेगा, तो यहाँ 9 में से 4 घटेगा तो 5 बच रहा है, 5 बच रहा है ना, और 7 में से 3 घटेगा, सॉरी 9 में से 5 बच रहा है और 7 में 3 घटेगा 4। तो ये क्या बचत हो रहा है, बचत सामान आ रहा है, क्या बचत सामान दिया है लेकिन सामान आ नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सामान बनाने के लिए ध्यान दें, सामान बनाने के लिए किसी एक अनुपात में समान संख्या से गुणा करेंगे, किसी एक अनुपात में, चाहे खर्च में करें या आय में करें। अब देखिए दिक्कत क्या होगा, अगर हम खर्च में करते तो खर्च में करके चेक करते हैं पहले, अगर खर्च में करेंगे तो ध्यान देना है खर्च में करने के बाद आय से ये कम होना चाहिए, दोनों तरफ आय से कम होना चाहिए। तो इसमें अगर 2 से गुना करते हैं तो दोनों तरफ कम ही रहेगा, तो इसमें 2 से पहले गुना कर देते हैं, तो इसको पहले हटा देते हैं। इस अनुपात को थोड़ा सा चेंज करते हैं, खर्च को थोड़ा चेंज करते हैं, इसमें 2 से गुना करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6। अब क्या करते हैं, अब घटाते हैं तो देख सकते हैं अब घटाएंगे तो वो बचत होगा। अब बचत अब दोनों तरफ समान आएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा। तो ये दोनों तरफ क्या हो गया, समान आ गया, बचत दोनों का क्या हो रहा है, समान हो रहा है, मतलब ये अनुपात यूज कर सकते हैं। अब जो बचत में अनुपात में 1 आया है उसी का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, 2000, मतलब अनुपात में चूंकि इसलिए यूज कर सकते हैं 1 का मान कितना है, 2000 है। हमको निकालना क्या है, मासिक आय निकालना है। तो आय पहले वाला कितना है, अनुपात में 9 है, तो हमको 9 का मान निकालना है। तो 1 का मान 2000 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 9 से इसमें गुना हो जाएगा, 9 दूना का 18, तो 18000 हो जाएगा। हमको एक का आय, दूसरे का आय कितना है, 7 है अनुपात में, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, तो इसमें 7 से गुना हो जाएगा, 7 गुना का 14000 हो जाएगा। तो दोनों का आय यहाँ पे निकल के आ गया। ये बहुत शॉर्टकट तरीका है, बस यहाँ पर एक ही काम करना था आपको, जो बचत है उसमें ध्यान देना था कि बचत को समान का बनाना है। समान बनाने के लिए या तो खर्च में किसी संख्या से गुणा करेंगे या आय में किसी समान संख्या से गुणा करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, घटाने के बाद वो समान आ जाएगा अगर क्वेश्चन में समान दिया है तब। बात क्लियर है। तो यहाँ से एक का आय निकल के आ गया 18000, दूसरे का 14000। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर देख सकते हैं जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।